नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आगे का जो पार्ट है, वो है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? मतलब जिसमें नमी ना हो। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? तो इसके लिए एक प्रयोग है वो किया गया है कि क्रिस्टल दो जो क्रियाकलाप है 2.15 उसके अंदर क्या है, जैसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है? बर्नर है। ये बर्नर है। अब इस बर्नर के अंदर इस बर्नर है इस बर्नर के ऊपर है वो एक परख नली ली और उस परख नली में कॉपर सल्फेट के हमने टुकड़े डाले। क्रिस्टल से मतलब है छोटे छोटे टुकड़े डाले और उसे गर्म किया ना। तो हमें क्या हुआ कि ऐसे जल है, इसमें जो जल था, कॉपर सल्फेट में जो जल था वो वाष्प के रूप में ऊपर आ गया, अर्थात जल की बूंदें हमें नजर आई। और इसे क्या कह दिया है? क्वथ नली भी कह दिया, या परखनली कह दो। और ये परखनली पकड़ने वाला क्या है? इसने चिमटा है। यानी जैसे ही हम कॉपर के क्रिस्टल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कॉपर के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो कॉपर के क्रिस्टल के अंदर है ना, नमी या जल है वो बूंदों के रूप में पाया जाता है। यदि हम उसे गर्म करेंगे तो वो वाष्प के रूप में है, वो भाप बनकर इस परख नली के दीवारों से चिपक जाएगा। तो अपना जो टॉपिक था वो था कि क्या क्या लवण में क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? तो इसका आंसर होगा वास्तव में शुष्क नहीं होते हैं। उनमें क्या पाई जाती है? नमी है वो पाई जाती है। तो देखते हैं क्रियाकलाप 2.15। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथनली में गर्म कीजिए। शुष्क क्वथनली से मतलब है जो सूखी हुई हो। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? क्वथ नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डाली, यानी कॉपर सल्फेट का जो नमूना है उसके अंदर 2-3 बूंदें पानी की डालनी है। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो वापस है आ जाता है? तो उसके आगे है कि शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों के क्रिस्टलन का जल होता है। शुष्क दिखने वाला जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल यानी टुकड़े होते हैं उसमें क्रिस्टलन का जल मौजूद होता है। वास्तव में वो शुष्क होता नहीं है, जल की बूंदें पाई जाती है। जब हम उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के टुकड़ों को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग कैसा हो जाएगा? श्वेत। यानी वैसे कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो नीला होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट के टुकड़े अर्थात कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर उसमें जो जल होता है वो क्या होता है? अलग हो जाता है। तो उस कॉपर सल्फेट का जो शेष बचा है उसका रंग कैसे हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। और वापस आप यदि इसमें पानी मिलाते हैं तो वापस इसका रंग है नीला हो जाता है। यदि आप क्रिस्टलन को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग है वापस नीला है वो आ जाता है। आगे है ये कि लवण के एक सूत्र इकाई में, यानी लवण का जो एक सूत्र इकाई है उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? ये आपकी क्रिस्टलन का जल कहलाती है। तो ये अंडरलाइन आप कर लीजिएगा कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन का जल। जैसे ये दिया गया है Na2CO3 डॉट, इसके साथ में क्या होता है? 10 जल के अणु। तो ये जो जल के अणुओं की संख्या है ये ही क्या कहलाएगी? क्रिस्टलन जल कहलाएगी। ये ही क्या कहलाएगी? क्रिस्टलन जल है वो कहलाएगी। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का क्या कहते हैं? जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं और जलीय कॉपर सल्फेट का, यानी जल का जो जलीय कॉपर सल्फेट है उसके यदि रासायनिक सूत्र की बात करें तो कॉपर सल्फेट +5 में क्या होते हैं? जल के अणु, या जिन्हें हम क्रिस्टलन जल है वो भी कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10 जल के अणु का अणु आर्द्र है या नहीं है? अणु आर्द्र से मतलब है उसमें नमी है, तो बिल्कुल इसमें नमी है। जिप्सम एक अन्य उदाहरण है, अन्य लवण है। सॉरी, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है वो 2 जल के अणु। अब हम लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। यानी जिप्सम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है, ये जिप्सम का है। और जबकि कॉपर सल्फेट का कौन सा है? कॉपर सल्फेट नहीं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका क्या है? उसके है आधा जल का अणु। आधा जल का अणु, इसमें तो 2 जल के अणु हैं। और अगर POP प्लास्टर ऑफ CaSO4 डॉट 2 जल के अणु है, ये तो जिप्सम का है। और CaSO4 आधा जल का अणु है,
ये किसका है? ये आपके पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, दो जल के अणु, दो से ध्यान रखना, दो जीप, अर्थात जिसमें दो जल के अणु हों वो जिप्सम का है। कितनी जीप है अपने पास? दो जीप है। और आधा जल का अणु है वो किसका है? वो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। उसके बाद है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को यदि 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या जिसे एमी हाइड्रेट कहते हैं बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन है वो कर लीजिएगा कि किसे कहते हैं। यानी जो जिप्सम होता है CSO4 है डॉट, दो जल के अणु हैं, यदि आप इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें इसे इससे है वो 1.5 जल का अणु अलग हो जाएगा और आधा जल के अणु के साथ क्या बनाएगा? आधे जल के अणु के साथ पीओपी का निर्माण करेगा। तो यदि आप जिप्सम को गर्म करते हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 जल का अणु है वो अलग होता है। तो जिप्सम को वो भी कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर। केल्विन है वो भी क्या है? टेम्परेचर की एक इकाई है। तो कैल्शियम जो आपके जिप्सम है, जिप्सम को यदि आप 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेगा और जल के जो 1.5 जल का अणु है वो इसमें अलग होगा। तो एक जो CaSO4 और आधा जल का अणु है, इसका रासायनिक नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध यानी आधा, आधा जल का अणु, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। वापस से इसको देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, इसे पीओपी कहते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, इसको अंडरलाइन करिएगा और इसको याद करिएगा। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी जो जिसे अगर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है ना, तो वो पीओपी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। यानी यदि आप पीओपी के साथ, यानी जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, इसे शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यदि आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिलाते हैं तो ये वापस क्रिस्टलीकरण करके जिप्सम का निर्माण है ये करता है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जैसे ये इस समीकरण के अंदर दिखाया गया है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल के अणु है और वापस क्या बना रहा है? जिप्सम। यदि जिप्सम को गर्म करोगे तो ये चीज़ें बनेगी और ये चीज़ें मिलाओगे तो जिप्सम है वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CSO4 का यानी कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है वो खिलौना बनाने, ये भी अंडरलाइन करिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं वो क्या क्या उपयोग हैं, ये भी आप इसको अंडरलाइन करिएगा। खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। और पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। यानी जो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, CSO4 आधा जल का अणु है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सबसे पहले फ्रांस की राजधानी, इसका आंसर है कि क्योंकि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे सबसे पहले फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इसे सबसे पहले पेरिस में इजाद किया गया, या सबसे पहले इसे पेरिस में है इसका निर्माण किया गया, पेरिस में, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कहा जाता है। क्यों? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे इजाद किया गया, इसलिए इसे है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अपना है वो सेकंड लेसन भी कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।